Okay, today we are going to discuss another important process in the process of aerobic respiration. इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखनी है, बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, दैट व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस जो है ये होता क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास प्रोडक्शन हुई है NaDH2 and FADH2. As you know, then NaDH2 and FADH2 they are produced in the process of Krebs cycle, और NaDH2 की प्रोडक्शन साथ में हुई है the process of glycolysis in cytosol as well as in the process of link reaction. ये जो कोएंजाइम्स NaDH2 FADH2 है ये हमारे पास आएंगे फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. जब भी ये NaDH2 और FADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे यहां पे इससे हम एनर्जी कैसे हासिल करेंगे, यानी NaDH2 is converted into ATP. This process is actually electron transport chain. How NaDH2, how FADH2 can give us ATP, और कितने ATP हमें मिल सकते हैं एक NaDH2 और एक FADH2 से. So look at the process. Let's suppose this one is a mitochondrial membrane, और mitochondria में as you know that there is a double membrane in mitochondria. So suppose this one is the inner membrane of mitochondria. अब इस inner membrane of mitochondria में यहां पे हमारे पास एक प्रोटीन प्रेजेंट है called dehydrogenase. This first one is dehydrogenase. अब this membrane show the inner membrane of mitochondria. तो dehydrogenase यहां किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इस प्रोसेस में जो एटीपी सिंथेसिस है वो कैसे होगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये NaDH2 इसकी ब्रेकडाउन होगी इनटू NAD एंड हाइड्रोजन. नाउ दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. अब याद रखिए जो हाइड्रोजन्स यहां प्रोड्यूस हुए हैं सम फ्रॉम NaDH2 एंड सम फ्रॉम FADH2. अब FAD और हाइड्रोजन, NaDH2 से NAD एंड हाइड्रोजन. अब इसमें प्रोसेस क्या होगा बिल्कुल गौर से देखते जाएं. दिस H प्लस आइन, हाइड्रोजन आइन, ये यहां से रिमूव होगा और इस स्पेस में आ जाएगा. अब आपके इस चैप्टर के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स इन. अब गौर से देखिए यहां पे तो हाइड्रोजन ये इस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है इससे ट्रांसफर हो रहा है. द वर्ड डिहाइड्रोजनेज, डी स्टैंड फॉर रिमूवल, हाइड्रोजनेज हाइड्रोजन के लिए. ये हाइड्रोजन जो है ये इस मेम्ब्रेन से, इस मेम्ब्रेन के अंदर इस प्रोटीन से होके यहां बाहर आएगा. सो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां डेवलप हो रहा है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दैट MCQ इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन बिकॉज दिस रीजन इज इनर मेम्ब्रेन, और यहां पे चूंकि आउटर मेम्ब्रेन यहां लगा है, सो दिस वन इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, outer membrane and inner membrane. This is the space between two membrane. So this membrane space is called intermembrane space. That is why proton gradients develop in intermembrane space. अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन हुई है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए हैं, गौर से देखते जाएं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिहाइड्रोजनेज में आ जाएंगे. बट इस डिहाइड्रोजनेज से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ये प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए है, डिहाइड्रोजनेज है. इलेक्ट्रॉन जब यहां तक आ जाएंगे, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय a series of electron
एक्सेप्टर। अब इस मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाएं तो गौर से देखते जाएं, यहां पे हमारे पास इस मेम्ब्रेन के अंदर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये मौजूद है। ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, दे आर एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोक्रोम। स्पेशली साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम एफ है, साइटोक्रोम सी है। दीज आर द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ finally these electrons are accepted by another electron acceptor, and that electron acceptor, this is a complex. ये complex जो है हमारे पास, this is called a BC complex. The electrons from here will be accepted by these electron acceptor. अब गौर से देखिए यहां पे, तो यहां क्या हो रहा है, अल्टरनेटली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। व्हेन दिस बीसी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट वुड हैपन, फाइनली यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट इज हाफ O2। व्हाई आई राइट हाफ O2, इसमें ऑक्सीजन चूंकि एटॉमिक फॉर्म में रह नहीं सकता, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन अगर आ जाए, एमसीक्यू में अक्सर आ जाता है, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन केस ऑफ रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, ये ऑक्सीजन होगा। और यहां से हमारे पास जो हाइड्रोजन्स हैं, सब हाइड्रोजन्स will combine with this oxygen. When hydrogen and oxygen combine together in the presence of electron, so here the final product will be produced called water. अब MCQ के लिए याद रखना है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, और फाइनल प्रोडक्ट इसका हमारे पास ऑक्सीजन की वजह से आ गया है वाटर। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन्स यहां पे डेवलप हुए हैं, डीहाइड्रोजनेस से पास होके बहुत सारे हाइड्रोजन्स इस मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये आ गए हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये हाइड्रोजन यहां से ट्रेवल करना शुरू करेंगे, और हाइड्रोजन्स जो है ये आएंगे यहां पे इस मेम्ब्रेन से, दोबारा ये इंटर होंगे हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में। यहां कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिस रीजन इज इंटर मेम्ब्रेन। ये हाइड्रोजन्स यहां से ट्रेवल करेंगे, यहां ऐसे आएंगे, दीज हाइड्रोजन्स विल ट्रेवल इंटर मेम्ब्रेन से, ये आ रहे हैं यहां। अब गौर से देखें, इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक और प्रोटीन लगा है, दैट प्रोटीन इज जनरली कॉल्ड ATP synthesis। ATP synthesis। सो ये हाइड्रोजन इस ATP synthesis के जरिए यहां से इंटर होंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब इस एंट्रेंस का फायदा क्या होगा, बिल्कुल गौर से, एक हाइड्रोजन यहां से पास हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, सेकंड हाइड्रोजन पास हुआ फिर एनर्जी रिलीज होगी, थर्ड हाइड्रोजन पास हुआ फिर एनर्जी रिलीज होगी। नाउ द मोस्ट कंसेप्चुअल थिंग, बार बार हम ये कह रहे हैं, बुक्स में पढ़ रहे हैं, that 1 NaDH2 is equal to 3 ATP, and 1 FADH2 can give us 2 ATP। आज इस चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब गौर से, अगर 3 हाइड्रोजन्स यहां से गुजरे तो इसमें से इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि यहां जो हमारे पास ADP और फॉस्फेट पड़ा है, इस एनर्जी से ये ADP
और फॉस्फेट कंबाइन होंगे और इससे बन जाएगा एटीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट. They will combine with the help of this energy and will be converted into ATP. अब आपको पता होना चाहिए कि synthesis of ATP from ADP and phosphate is called phosphorylation. Phosphorylation. अब phosphorylation के लिए source of energy, ये डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. इफ यू रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन, वहां पे जो एटीपी सिंथेसिस होती है, फास्फोराइलेशन होती है. ये फास्फोराइलेशन हमारे पास उसको फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन आ रहे हैं इन कोएंजाइम से, NADH2 FADH2 से, और ये हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं by the source of oxidation. So electron transport chain of respiration में, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जिन एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, दिस टाइप ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. व्हाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? बिकॉज सोर्स ऑफ एनर्जी इस हाइड्रोजन्स का पास होना है, और हाइड्रोजन्स का सोर्स हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 है. तो यहां हमारे पास बन रहे हैं एटीपी. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अब ये एटीपी इसकी यहां जरूरत है, तो ये एटीपी इस सेल से, इस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जा सकते हैं. बाहर कौन से प्रोटीन से जाएंगे? सो ये जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाएंगे, दिस इज बाय एटीपीएस. ये एटीपीएस से ये एटीपी बाहर आ सकते हैं, और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बाहर उस वक्त नहीं जाएंगे जब इसकी जरूरत नहीं होगी. सो इस वक्त ये एटीपी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाएंगे. अब दो बातें हैं. हम कहते हैं बार बार कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल. व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? हमने दो बातें देखी. एक, इसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है. दूसरा, एटीपी जो है इसमें स्टोर हो रहा है. इन दोनों में से किस वजह से इसको पावर हाउस कहते हैं? सो रिमेंबर दैट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस प्रोडक्शन की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल इसको कह सकते हैं. अब रही बात, हाउ NADH2 कैन गिव अस 3 ATP एंड हाउ FADH2 कैन गिव अस 2 ATP. ये आज आपने सीख लेना है. तो गौर से देखें, यहां पे 3 हाइड्रोजन्स इस एटीपी सिंथेसिस से पास होंगे, तभी एक एटीपी के बराबर एनर्जी हमें मिल जाएगी, जिससे एडीपी और फास्फेट कंबाइन होंगे. अब 3 हाइड्रोजन से एक एटीपी. याद रखिए, आपके पास एक NADH2 में 10 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं और एक FADH2 में 6 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं. तो अगर 3 हाइड्रोजन एक एटीपी के लिए है, तो 10 हाइड्रोजन्स में से हमारे पास 3 एटीपी बन सकते हैं. दैट इज व्हाई 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP. और जो हमारे पास FADH2 है उसमें 6 हाइड्रोजन्स है. दैट इज व्हाई 1 ATP रिक्वायर्ड 3 हाइड्रोजन. सो 6 हाइड्रोजन से हमारे पास 2 ATP जो है ये मैक्सिमम बन सकते हैं. नाउ दिस होल प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब इसमें बेसिक्स क्या है? व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में यहां ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सेकंड, व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? सो सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन के लिए सोर्स हमारे पास NADH2 है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों होता है? सो द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर to obtain or to gain ATP from the source of
NADH2. Remember, these coenzyme NADH2 are nothing without electron transport chain. When they are given to mitochondria for the process of electron transport chain, so they are the great source of energy. दो तरह के हमारे पास कोएंजाइम्स हो सकते हैं, ऑक्सीडेटिव जो हमारे पास रिड्यूस कोएंजाइम और ऑक्सीडाइज कोएंजाइम. इसमें से याद रखिए, रिड्यूस कोएंजाइम इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी. क्लियर? सो इस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास जो NADH2 FADH2 यानी कोएंजाइम्स हैं, इससे क्या बनते हैं? ATP बन सकते हैं. दिस प्रोसेस अगर इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ inner membrane of mitochondria, and proton gradient develop in intermembrane space. This is electron transport chain. In the next lecture we will discuss that from one glucose how many ATPs will be prepared and how many ATPs will be net gain from one glucose molecule.